सर, अगला बड़ा इलेक्शन बिहार में है। बिहार में अलग अलग खिलाड़ी हैं, उनमें एक खिलाड़ी प्रशांत किशोर भी है। आपसे जब पिछली दफा बात हुई थी, आपने कहा था आप देख लेना, ये जो बाइपोल्स होने वाले हैं बहुत ही सरप्राइजिंग रहने वाले हैं, लोग बहुत चक्के रह जाएंगे नतीजे देख के। नतीजे हमने देखे, 10% वोट आपका आया, तो आप एक तरीके से वोट कटर तो बन गए, लेकिन आप किसी भी कैंडिडेट को जिता नहीं पाए। तो पहले तो आप अपना जो ग्राफ देखते हैं उसको एक्सप्लेन करें, जो आपका खुद का पब्लिक एक अनुमान था। हमारी बातचीत में आपने कहा कि देखिए बहुत सरप्राइजिंग रहने वाला है। कोई ऐसा भी आपने परफॉर्म किया, थोड़ा बहुत वोट आपने खींचा, लेकिन कोई बहुत बड़ी चेंज तो आप नहीं कर पाए। देखिए, पहली बात तो बाई इलेक्शन को लेकर मेरी आपकी कोई बात नहीं हुई है। मैंने आपको इलेक्शन के लिए 2025 के लिए कहा था कि आपको चौंकाने वाले नतीजे बिहार से दिखेंगे, और उस बात पर मैं कायम हूँ। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने लोक उपचुनाव के लिए ज़रूर बात कही थी, और ये आपका कहना ठीक है कि उन 4 उपचुनावों में जनसुराज को एज ए पार्टी 10% ही वोट आया। हम लोग को जिस तरह की सफलता लोगों की समझ थी या हम लोग की समझ थी उतनी नहीं मिली, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड सो, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और 1 MLC का चुनाव हुआ है। उन 5 में 4 जगह NDA हारा है, इनकम्बेंट हारा है। तो बिहार में बदलाव की बिल्कुल जो बात हम लोग कह रहे हैं कि 2/3 से ज़्यादा लोग इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, चाहे वो RJD का वोटर हो या वो NDA का वोटर हो, भाजपा नीतीश का वोटर हो, वो बदलाव तो चाहता ही है। जो 4 सीट जहाँ पर उपचुनाव हुए, वो चारों इनकम्बेंट MLA थे जो MP बन गए, इस वजह से वहाँ उपचुनाव हुआ। और उन 4 में 3 जगह इनकम्बेंट MLA या उनका दल चुनाव हार गया। MLC भी जो इनकम्बेंट जदयू के MLC थे, जो MP बनने की वजह से जहाँ उपचुनाव हुआ, वो भी चुनाव हार गए। तो बदलाव तो निश्चित है, इस बात को आप लिख लीजिए। और बीजेपी का जो आप ये बता रहे हैं कि हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, तो बीजेपी बिहार में इतनी बड़ी प्लेयर है नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बीजेपी बिहार में दूसरे तीसरे नंबर का दल है, उनको 19.6% वोट आया है। और आप ये बता रहे हैं कि जैसे बीजेपी ही बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगी, ये बात नहीं है। निश्चित तौर पर अगर आपको पीछे हरियाणा में, महाराष्ट्र में सफलता मिली है, तो उससे उनके वर्कर्स का, नेताओं का मोराल बढ़ सकता है। लेकिन यहीं बगल हरियाणा, झारखंड में बुरी तरह भाजपा हारी भी है। तो बिहार दिल्ली नहीं है, बिहार हरियाणा नहीं है। बिहार की राजनीति अलग है, यहाँ के विषय अलग हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं, और भाजपा की ताकत यहाँ अलग है। एक बार मतलब पूरे जीवन में भाजपा वाले एक ही बार 150 सीट पर चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर 243 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा 150 सीट पर एक बार लड़ी है, बाकी वो 100 या 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो बिहार में भाजपा की ताकत इतनी नहीं है कि वो अपने दम पर बिहार की राजनीति की दिशा तय कर दें। लेकिन आपको चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो आपको दिखेगा, बिहार से आपको अप्रत्याशित रिजल्ट दिखेंगे। इस बात पर बिल्कुल मैं कायम हूं। नहीं, क्योंकि पहले आप बोल रहे थे कि आप 243 सीटों पे लड़ेंगे, अभी भी आप उस पे कायम हैं, और कि जनसुराज की सरकार बन जाएगी। आपने तो यहां तक कहा कि नहीं, CM मैं नहीं हूंगा, CM मैं किसी और को बनाऊंगा, मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या कर सकता हूं। तो आपको लग रहा है कि अभी भी वो संभव है कि जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया वही आप बिहार में कर पाएंगे? अब आपको लग रहा है कि काफी मुश्किल है ये? आप कह रहे अभी भी, मतलब हम लोग के प्रयास में बिहार में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क आया है दिल्ली के रिजल्ट से या हरियाणा के रिजल्ट से? ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा और ऐसा कुछ लोग हरियाणा में काम कर रहे थे जो आकर बिहार में हमारी मदद करने वाले थे। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी या जनसुराज दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी कि जनसुराज हार गई कि अब हमारा बिहार पे कोई असर पड़ेगा। हम लोग की फोकस तो, हम लोग का पूरा जो फोकस है वो बिहार पर है। और बिल्कुल बिहार में जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे तो आपको दिखेंगे। आपने जिस बात को कहा कि आपको तो थोड़ा वोट आया 10%, आपके दर्शकों को बता दूं और आपको भी ध्यान, आप तो डेटा वोटा समझते हैं, बीजेपी को बिहार में 10% वोट लाने में 20 साल लगे। जब से बीजेपी ने चुनाव लड़ना शुरू किया बिहार में, 20 साल के बाद उनको बिहार में 10% वोट आया। जनसुराज को वो वोट 11 दिनों में आया है। तो आप जब देखेंगे अक्टूबर नवंबर में चुनाव आएगा तो 2 साल या 2.5 साल के प्रयास से सबसे ज़्यादा वोट लाने वाली पार्टी देश में जनसुराज बनेगी। तेजस्वी यादव से बात हो रही थी, उन्होंने कहा प्रशांत किशोर तो भाई ये बीजेपी की बी टीम है, इनकी कॉर्पोरेट फंडिंग है, इनसे कभी पूछे इनको पैसा कहां से आता है, क्यों आता है। वो कह रहे हैं कि कुल मिला के आपको खड़ा किया गया है ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी का JDU बीजेपी का वोट है उसका थोड़ा हिस्सा आप तोड़ दें और RJD कांग्रेस की जो सरकार बन सकती है, क्योंकि आपने कहा कि काफी एंटी इनकम्बेंसी वाकई में इतने पीरियड ऑफ टाइम में बिल्ड हो गई है, एंटी इनकम्बेंसी के वोट को काट दे
और आपको खूब कॉर्पोरेट घरानों से पैसा आ रहा है क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम है, इस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? भाई चलिए, कम से कम मान तो रहे हैं कि जनसुराज है। उससे पहले तो आप मिले थे तो आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जनसुराज को कोई नोटिस ही नहीं लेता है। तो नोटिस तो ले रहे हैं क्योंकि हर जगह चुनाव वो हार रहे हैं। कौन बी टीम है और कौन ए टीम है उसको तो जनता को फैसला करने दीजिए। आप पत्रकार हैं, आपने उचित अगर समझा होता तो उनसे ये भी पूछा होता कि तेजस्वी यादव आपको आरजेडी को फंडिंग कहाँ से आती है, प्रशांत किशोर को फंडिंग कहाँ से आती है। ये तो बिल्कुल सवाल किया जाना चाहिए और हर प्रखंड हर गांव में लोगों ने पूछा है और मैं उसका जवाब भी देता हूँ, आपको भी अभी दूंगा जवाब। लेकिन आप इतने बड़े पत्रकार हैं, क्या कभी आपने ये पूछा तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, अमित शाह से कि भाई आपको फंडिंग कहाँ से आती है? और अगर आपको फंडिंग कहीं से आती है तो क्या आप भी किसी के बी टीम हैं? कांग्रेस को दिल्ली में 6% वोट आया है, तो क्या कांग्रेस वाले भाजपा के बी टीम हैं? आप लोग कल से पूरे देश में मीडिया एनालाइज कर रही है कि कांग्रेस की वजह से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, तो क्या कांग्रेस वाले भी बीजेपी के बी टीम हैं? ये तो किसी को कुछ कहने, तेजस्वी यादव को यहाँ भाजपा का डर दिखाकर मुफ्त में वोट लेने की आदत लगी हुई है, तो स्वाभाविक है कि वो घबराए हुए हैं कि भाई जनता के सामने कोई तीसरा विकल्प आ जाएगा तो उनकी पर मुफ्तखोरी, राजनीतिक मुफ्तखोरी है, वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने जहाँ तक जनसुराज के पैसे को लेकर बात है, आज से नहीं पिछले 2-2.5 साल से कह रहा हूँ कि पैसा उन लोगों से, उन संस्थाओं से, उन ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं जिनको पिछले 10 साल में हमने अपने कालखंड, अपने प्रोफेशनल लाइफ में मदद की है और डंके की चोट पर ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं और सारी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि कौन लोग पैसा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या भाजपा, जिसको भी लग रहा है कि अगर कुछ गलत पैसा कोई दे रहा है तो सरकार में तो वो लोग हैं, हम लोग तो सरकार में है नहीं। आप जांच करा लीजिए, पकड़ लीजिए, कुछ गलत हो तो जनता को बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार का वोट बैंक आपके हिसाब से इंटैक्ट है कि नहीं? हमने लोकसभा इलेक्शंस में देखा कि जब हुआ तो आप, ये बात सही है कि बीजेपी वहां पर इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी प्लस जेडीयू कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बड़ा स्ट्रांग बन जाता है। आप बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अब थोड़े से थक गए हैं, अब उनमें वो एनर्जी नहीं है चला पाने की। उनका वोट बैंक आप मानते हैं कि बरकरार है बाय एंड लार्ज? भाई नीतीश कुमार शारीरिक रूप से टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं। आप इस बात को, मैं आप कैमरे पे कह रहा हूँ कि फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली रिटायर्ड नीतीश कुमार जी अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता सकें कैमरे पर। तो काम करना, वोट बैंक और चुनाव जीतना वो तो बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर हैं, व्यवस्था ने उनको एक तरह से संजोग संभाल कर वो जनता के सामने आते हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयास कर सके। जो गठबंधन है एनडीए का, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो भाजपा के दम पर ही है जितना भी है। नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा मात्र के रह गए हैं। हाँ, जब सीटों का बंटवारा होगा तो जदयू वाले भले 100 सीट लड़े, लेकिन एनडीए अगर 1% आप मान लीजिए, अगर एनडीए कभी बिहार में जीत कर आती है 2025 में, तो अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसी भी हालत में नवंबर 2025 में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए। और जैसे मैंने आपको कभी बंगाल के बारे में कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, वैसे इस बात को भी लिख कर ले लीजिए कि नवंबर 2025 के बाद नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री चाहे कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। क्योंकि यही सवाल मैंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा, उन्होंने बड़ी जोर से कहा और जिद पे कहा कि नहीं, नीतीश कुमार की ही लीडरशिप में लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही हमारे सीएम के चेहरा होंगे। बिल्कुल, अगर मैं तो आपको कैमरे पे कह रहा हूं कि अब चुनाव बिहार का सामने ही है, तो भाजपा वालों में दम अगर है तो इस बात को अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कह के चुनाव लड़ें तो हम लोग जैसे लोगों के लिए, जनसुराज के लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं तो नड्डा जी को बल्कि धन्यवाद देना चाहूँगा, ये बात आकर वो बिहार में भी कहें कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात नड्डा जी से आप कहलवाइए, इंटरव्यू में भी कहलवाइए और नड्डा जी के साथ साथ अमित शाह जी से भी कहलवा दीजिए, ताकि बिहार में हम लोग की लड़ाई थोड़ी आसान हो जाए। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि चुनाव लड़ाने में ज्यादा मजा आता है या चुनाव लड़ने में? आप खुद लड़ेंगे चुनाव या अभी भी पर्दे के पीछे से दूसरों को ही डायरेक्ट करेंगे? नहीं, मैं चुनाव
पहले भी लड़ा रहे थे, अभी भी लड़ा रहे हैं। फ़र्क इतना ही है कि पहले टीएमसी और दूसरे दलों को लड़ा रहे थे, कांग्रेस को लड़ा रहे थे, जो आईआरसीपी को लड़ा रहे थे, अभी जनसुराज को लड़ा रहे हैं। मोर और लेस काम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। अभी डबल रोल हो गया है, जैसे आप सिनेमा में देखते हैं कई एक्टर को डबल रोल हो जाता है, तो वही डबल रोल हो गया। आप चुनाव लड़ा भी रहे हैं और पर्दे के सामने आकर जो काम करना है वो भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस का कोई भविष्य है? आपको लगता है कि आगे चल के कुछ हो सकता है विपक्षी गठबंधन का, या आपको लगता है कि इसका टाइम खत्म हो गया? देखिए, इंडिया अलायंस का भविष्य 2000 हम जैसे लोगों का उस समय भी मानना था कि 2024 में भी इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं था, और सिर्फ चुनाव में 10, 20, 50, 100 सीट ज़्यादा ला देने से किसी गठबंधन या किसी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का कोई भविष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें इतने कॉन्ट्राडिक्शंस रहे हैं कि उसमें वो कॉन्ट्राडिक्शंस का जो असर है वो आपको दिख ही रहा है, और उस समय भी दिखना था। अगर आपको बीजेपी को चुनौती देनी है तो इंडिया अलायंस जैसी किसी गठबंधन को चुनाव के 6 महीने पहले बनाकर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपको बेहतर और ऑर्गेनिक प्रयास और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है, और एक ऐसे ठोस गठबंधन की या दल की ज़रूरत है जो विचारधारा आधारित हो, जिसमें लंबे समय तक लड़ने और राजनीतिक तौर पर ज़मीन पर उतरकर संघर्ष करने की क्षमता हो। सिर्फ चुनाव से पहले किसी भी तरीके से किसी कहीं का ईंट कहीं का गारा जोड़कर कोई गठबंधन बनाएंगे, उसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। नहीं, पर ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाता है। कहते हैं कि जन स्वराज की प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है? ना ये हिंदुत्व कैंप में आते हैं, ना सेक्युलर कैंप में आते हैं, ना सामाजिक न्याय के कैंप में आते हैं। इन्होंने तो ममता बनर्जी के लिए भी चुनाव लड़ाया है और मोदी और अमित शाह के लिए भी, कि मतलब ये बड़े आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक है। भाई, प्रशांत किशोर ने मोदी को चुनाव लड़ाने में मदद करी होगी, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार, कांग्रेस या ममता जी को चुनाव लड़ाने में मदद करी होगी। जनसुराज ने थोड़ी ना उनके साथ अलायंस किया है। जनसुराज की जो आइडियोलॉजी है वो आपके सामने है। पिछले 2.5 बरस से बिहार के एक एक गांव में लोगों को पता है कि जनसुराज की क्या आइडियोलॉजी है। जनसुराज की आइडियोलॉजी जो महात्मा गांधी की, बाबा साहब अम्बेडकर की है, जो लोगों ने मिलकर बनाया है। 2 साल के विचार विमर्श, मेरी पदयात्रा, मेरे प्रयास, सारे लोगों ने मिलकर जो जनसुराज की विचारधारा तय की है, जनसुराज की विचारधारा वो होगी। ये जरूरी तो है नहीं कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी होनी चाहिए इसलिए समाजवादी विचारधारा होगी, आप कहेंगे कि सामाजिक न्याय होना चाहिए इसलिए सामाजिक न्याय होगा। जनसुराज की अपनी भी जो विचारधारा है, कि जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो गांधी की विचारधारा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, इन 2 विचारधारा के लोगों को एक साथ लाकर एक नया प्रयास करने का जो की कोशिश चल रही है वो आपके सामने है। जो परिणाम होंगे वो भी आपको सामने दिखेगा। चलिए, एक अरविंद केजरीवाल थे जो आईआईटी से निकलकर चीफ मिनिस्टर बन गए, पार्टी खड़ी कर दी। अब प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं यूएन से निकल के अपनी पार्टी बना के चीफ मिनिस्टर बनने की या बनाने की। अब सारा ध्यान बिहार की ही राजनीति पर रहने वाला है। दिल्ली का चुनाव हो चुका है।